हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीज़न को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। अभी तक हम लोगों ने सेल यूनिट ऑफ लाइफ पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, एनसीईआरटी के जो भी पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस किया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो चलिए यहाँ से पहले हम लोगों को ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीज़न क्या होता है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। सेल डिवाइड क्यों करती है, सेल को क्या ज़रूरत है डिवीज़न की। तो इसको समझने के लिए हमें ये ऐसे समझना होगा कि कोई भी सेल है, ठीक है, अगर वो ग्रोथ करती है तो ग्रोथ करने के बाद, क्योंकि सेल का काम क्या है, वो एब्जॉर्प्शन करता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो गया, सिक्रीशन की प्रोसेस है, ठीक है। तो ग्रोथ के दौरान उनमें ऐसे क्या क्या चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से सेल को डिवाइड करना पड़ता है। हालांकि आप ये देखेंगे कि कुछ ढेर सारी ऐसी सेल्स हैं जो कंटिन्यूअस डिवाइड करती हैं, कुछ ऐसी सेल्स हैं जो एक बार डिवीज़न के बाद कभी फिर वापस से डिवीज़न नहीं करती हैं। जैसे अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है या मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो कंटिन्यूअस डिवीज़न करती हैं, उनमें डिवीज़न रुकता नहीं है, ठीक है। इसीलिए प्लांट की जो ग्रोथ है उसको हम लोग ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहने का रीज़न इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होता रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो एक बार डिवाइड करने के बाद फिर से डिवाइड नहीं करती हैं और वो किसी स्पेशल फंक्शन के लिए फिक्स हो जाती हैं, जैसे पैरेन्काइमा हो गया, ठीक है। तो पैरेन्काइमा क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करेंगी और डिवीज़न के बाद जो सेल्स बनती हैं वो सेल किसी स्पेशल फंक्शन के लिए फिक्स हो जाएंगी, उसको हम लोग पैरेन्काइमा सेल कहते हैं, वो परमानेंट हो जाती हैं, ठीक है। हालांकि आप जब प्लांट पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि पैरेन्काइमा सेल के पास डिवीज़न की कैपेसिटी होती है, वो वापस से दोबारा से डिवाइड कर सकती हैं ज़रूरत पड़ने पे। ओके, तो आप देखिए क्यों सेल डिवाइड करती हैं और सेल डिवीज़न के दौरान क्या क्या प्रोसेस होते हैं। सेल डिवीज़न के दौरान सेल के अंदर होने वाले सिक्वेंशियल चेंजेस को या साइक्लिक चेंजेस को ही हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये समझेंगे कि वाई सेल डिवाइड क्यों करती है, वाई सेल डिवाइड्स। हाँ, एक चीज़ ये है कि इसमें अब ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है, चलो ठीक है एनसीईआरटी में नहीं दिया है मतलब एग्ज़ाम में आना नहीं है तो क्या मतलब है पढ़ के। हालांकि जितनी चीज़ें मैं आज के लेक्चर में बताऊंगी वहाँ पे इतने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप उसे समझ जाएंगे तो वापस से आप सेल डिवीज़न सेल साइकिल को नहीं भूलेंगे कभी भी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें हमेशा दिमाग में रहेंगी। एक और चीज़ आप समझिए, सेल डिवीज़न का जो कॉन्सेप्ट है दैट आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स। जब आप जेनेटिक्स पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे सेल डिवीज़न के कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्रोमोसोम नंबर और ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे लिंक मिलेंगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। हाँ, आपका टाइम थोड़ा सा लगेगा इसको पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट इसको क्लियर कर ले जाएंगे तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो सेल क्यों डिवाइड करती है, सेल डिवीज़न के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो देखिए पहली चीज़ क्या है, आपको इतना तो पता होगा कि कोई भी सेल है वो उसमें एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, सेल में एब्जॉर्प्शन है, उसमें जो सेल के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए और सेल डिवीज़न के लिए जो मतलब सेल कब डिवाइड करने जाएगी, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सेल डिवाइड क्यों करती है, तो इसके लिए दो थ्योरी है हमारे पास। पहली थ्योरी है जिसको हम लोग कहते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। जब हम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स पढ़ेंगे, इसी को कर्नप्लाज्म थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। कर्नप्लाज्म थ्योरी आपको ये है नहीं सिलेबस में, लेकिन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या फिर न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियो का मतलब कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, और दूसरा है सरफेस वॉल्यूम रेशियो। अब देखिए कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, इसको हम लोगों ने केआई इंडेक्स का नाम दिया। केआई इंडेक्स का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल, किसी किसी बुक में एग्जाम आपको इस तरीके से फॉर्मूला दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए हमने एक सेल बना दिया या न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। सो दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द ओवरऑल सेल।
किसी किसी बुक में आपको ऐसे मिलेगा वॉल्यूम ऑफ Vn बाई Vc माइनस Vn, Vc माइनस Vn। अब ये क्या है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाई वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाई वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, थोड़ा इसको करेक्ट करिएगा, Vn Vc माइनस Vn, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली क्या है, जब आप साइटोप्लाज्म, यहाँ पे C स्टैंड फॉर सेल, Vc स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल। तो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म निकालना है तो आप यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कर देंगे, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जो Vn अपॉन Vc माइनस Vn है, दिस इज द कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अब आप देखिए कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अगर घटता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अगर घटता है तो सेल डिवाइड करती है। मतलब कैसे होता है ये, अब आप इसको कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को पहले समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप देखिए क्या हो रहा है कि हमारे पास एक सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। जब सेल में यहाँ पे इंटरफेज में एंटर करेगी, मेरी बात ध्यान से सुनना है, इंटरफेज में एंटर करेगी, क्योंकि सेल को अपना पूरा फंक्शन करने के लिए वहाँ पे सेल ग्रोथ होना ही होना है, ठीक है। वो अपने अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, सारी चीज़ें आनी है। तो जब ये इंटरफेज में इंटर करेगी, या सेल का किसी भी तरीके से साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वॉटेवर, जब इसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा और न्यूक्लियस छोटा रह जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस छोटा है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर गया, मतलब ये सेल क्या हो गई, ग्रोथ हुआ, यहाँ पे सेल में ग्रोथ हो गया। अब आप ध्यान दीजिए कि अब क्या होगा, जब सेल इनका न्यूक्लियस छोटा है और साइटोप्लाज्म, तो आपको पता है कि न्यूक्लियस का काम क्या है, न्यूक्लियस सेल पूरे के पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करता है, उसमें होने वाली सारे के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो अगर न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस स्मॉलर है और साइटोप्लाज्म बड़ा है, तो ये इसके ऊपर कमांड नहीं रह जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ा है तो उसको हम 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि डीएम उसको अकेले कंट्रोल नहीं कर पाता है। जैसे इसी तरीके से ढेर सारे स्टेट्स में भी होते हैं। तो अब क्या है, क्योंकि इसका हम कह सकते हैं यहाँ पे इसका जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है, मतलब न्यूक्लियस छोटा है और साइटोप्लाज्म बढ़ गया, तो Vn बाई Vc माइनस Vn क्या हो जाएगा, बताइए मुझे, ये घटने लग जाएगा। जब ये घट रहा है तो सेल क्या कर जाएगी, डिवाइड कर जाएगी। सेल अल्टीमेटली डिवाइड कर जाएगी ताकि इसका जो शेप है वापस से क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो पहला रीज़न तो है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का घटना। दूसरा रीज़न है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे हमारे पास हमने एक सेल ले लिया इस क्यूब के फॉर्म में, ठीक है ना, ताकि हम आपको इसको अच्छे से समझा सकें। अब मान लीजिए कोई एक सेल है, छोटी सेल है, और इसके एक आर्म की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो इसका अगर हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6a²। मान लीजिए जो आर्म है a², तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 1 × 1 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग, जब इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे तो 1 क्यूब हो जाएगा और ये भी 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सेल थोड़ी बड़ी हो गई और अब हम मान लेते हैं उसका जो लेंथ है आर्म की वो कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है, दैट इज़ द 2 सेंटीमीटर। जब ये 2 सेंटीमीटर हुआ, सेल में ग्रोथ हुआ, सेल बड़ी हुई, तो क्या हो जाएगा इसका सरफेस एरिया, 6 × 2 × 2 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 दैट इज़ द 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा ना, 2 है, ठीक है, ओके। तो ये कितना हो गया, 3:1 हो गया, और यहाँ पे ये कितना है, 6:1 है, ये 6:1 है, और ये कितना हो गया, 3:1। मान लीजिए इसको सेल और बड़ी हुई, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, तो इसको सरफेस एरिया अगर आप निकालेंगे तो 6 × 3 × 3 ये कितना हो जाएगा आपका 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद अगर आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 3 × 3 × 3 कितना हो गया, ये 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको अगर आप निकालेंगे तो ये कितना हो गया, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। अब आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, जैसे जैसे सेल का में ग्रोथ होती जा रही है,
जैसे जैसे सेल ग्रोथ होती जा रही है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो घट रहा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो घट रहा है, मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो भी घट रहा है। तो क्या होगा, सरफेस एरिया का मतलब ये हो गया, मान लीजिए हमारी सेल है, सेल का सरफेस एरिया का मतलब इसका ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका जो सरफेस है, अगर सरफेस एरिया, देखिए सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो अगर घटता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन की प्रोसेसेस या ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस क्या हो जाती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है। किसी भी सेल को एक्टिव रहने के लिए उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। अगर सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो घटने लग गया तो वो सेल क्या हो जाती हैं, स्लगिश हो जाती हैं। स्मॉलर द सेल मोर एक्टिव इज द सेल, ठीक है। सेल जितना छोटा है उसकी एक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि सेल हम कह सकते हैं कि जो जैसे जैसे सेल बढ़ती जाती है उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो घटता जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन और ये सब जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की जो प्रोसेस है वो काफ़ी लो हो जाती है। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन रखने के लिए भी सेल क्या कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। तो हमें ये दो चीज़ समझ में आई कि सेल क्यों डिवाइड करता है। पहला रीज़न ये है कि जब सेल में ग्रोथ होती है तो वहाँ पे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स घटने लग जाता है और उसको मेंटेन करने के लिए सेल डिवाइड करती है। और जैसे जैसे सेल में ग्रोथ होता है तो वहाँ पे सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो भी घटने लगता है और उसको मेंटेन करने के लिए भी सेल क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है। दूसरी चीज़ है हम लोग सेल साइकिल। अब सेल डिवीज़न के दौरान होने वाले जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल में हम देखेंगे आगे इसको कि सेल साइकिल, अगर एक ह्यूमन सेल की बात करें, एक ह्यूमन सेल की बात करें तो सेल साइकिल तो एक सेल 24 आवर्स लेती है डिवाइड करने में। ईस्ट की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे 90 मिनट्स होता है एक सेल डिवीज़न का टाइम। तो हम एक ह्यूमन सेल लेके चलते हैं। अब देखिए सेल डिवाइड करने से पहले अपने आप को क्या करती है, प्रिपेयर करती है। तो सेल डिवीज़न में एक्चुअली 2 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है जहाँ पे हम कहते हैं, पहले देखिए क्या होता है कि जो पहले के साइंटिस्ट थे उन्हें माइक्रोस्कोप से देखने के बाद केवल और केवल डिवीज़न फेज़ दिखाई देता था, क्योंकि वहाँ पे क्रोमोसोम वगैरह डिवाइड करते थे, इसलिए वो फेज़ विजिबल हो पाता था। तो जब मतलब जो इंटरफेज़ है, इसलिए तो सेल में जो सेल डिवीज़न के दौरान जो फेजेस हैं वो क्या है, पहला फेज़ तो है इंटरफेज़, ठीक है, और दूसरा फेज़ क्या है, एम फेज़। अब आप देखिए इंटरफेज़ को लोग समझते हैं ये क्या है, रेस्टिंग फेज़। रेस्टिंग फेज, एक्चुअली दिस इज़ नॉट द रेस्टिंग फेज़। अर्लियर साइंटिस्ट इसको समझते थे कि यहाँ पे कोई डिवीज़न जैसी प्रोसेस नहीं हो रही है, इसलिए इसको रेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। जबकि एम फेज़ को इन लोगों ने डिवाइडिंग फेज़ नाम दिया था, डिवाइडिंग फेज़, जहाँ पे सेल एक्चुअली डिवाइड करती है। लेकिन बाद में पता चला कि एक्चुअली यहाँ पे ये सेल रेस्ट नहीं करती है, यहाँ पे सेल अपने आप को डिवीज़न के लिए प्रिपेयर करती है, इसलिए इसको हम लोग प्रिपरेटरी फेज़ कहते हैं। दिस इज़ द प्रिपरेटरी फेज़। अब आप देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि 24 आवर्स में से 23 आवर्स यही होता है, इंटरफेज़ होता है। एम फेज़ केवल 1 आवर का होता है। एम स्टैंड फॉर माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस। आप दोनों के लिए, अगर यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है तो एम फॉर द माइटोसिस, और अगर मियोसिस हो रहा है, मियोसाइट सेल है, तो वहाँ पे क्या होगा, एम स्टैंड्स फॉर द मियोसिस। तो इंटरफेज़ क्या है, प्रिपरेटरी फेज़ है, और डिवाइडिंग फेज़ केवल और केवल 1 घंटे का है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, आप इसको ध्यान से समझना है कि सेल साइकिल को हमने सेल डिवीज़न या सेल साइकिल में 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। पहला क्या है, पहला है इंटरफेज़, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग नॉन डिवाइडिंग कह सकते हैं, नॉन डिवाइडिंग कह सकते हैं, लेकिन रेस्टिंग नहीं कहना, क्योंकि यहाँ पे सेल रेस्ट नहीं करती है, ये अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करती है। तो प्रिपरेटरी फेज़ और नॉन डिवाइडिंग फेज़, और दूसरा है डिवाइडिंग फेज़, डिवाइडिंग फेज़ और एम फेज़, ठीक है। इंटरफेज़ में, इंटरफेज़ 23 आवर्स का है, और जबकि ये केवल 1 आवर का है। इंटरफेज़ को अगेन आप 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। पहला होता है G1 फेज़, आप डायग्राम जब बनाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा, और दूसरा होता है S फेज़, और थर्ड क्या होता है, G2 फेज़। G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। एम फेज़ को हम लोग देखते हैं। एम फेज़ में क्या होता है, अगर सोमैटिक सेल्स है, इन सोमैटिक, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रही हूँ, इन सोमैटिक सेल
इसका मतलब होता है माइटोसिस, एम स्टैंड फॉर माइटोसिस। इन मियोसाइट्स, मियोसाइट्स, अब मियोसाइट में कन्फ्यूज है, ऐसी सेल जिसमें मियोसिस होता है उसको हम मियोसाइट कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो इसको इसमें ये क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। ओके, माइटोसिस और मियोसिस दोनों में 4 स्टेजेस होते हैं। ये 2 स्टेज है यहाँ पे। पहला होता है डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, जहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। और दूसरा है डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में अगेन कितने स्टेजेस हैं, प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट क्या है, टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या क्या है, ये 2 तरीके से होता है। इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स। देखिए एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस होता है सेल फरो मेथड से, सेल फरो मेथड। अभी हम लोग बस यहाँ पे समझते रहिए और आगे इसको हम लोग समझेंगे। सेल फरो का मतलब, जैसे ये एनिमल सेल है, जब पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो सेल को डिवाइड, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन होने लगता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसने लग जाती है, जिसको हम सेल फरो कहते हैं। तो इस टाइप के डिवीज़न को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल। तो एनिमल सेल में मेथड क्या है, सेल फरो, और ये क्या है, सेंट्रीपिटल। और प्लांट्स में क्या होता है, सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड। अब आप देखिए सेल प्लेट मेथड प्लांट में होता है। प्लांट सेल जब डिवाइड कर जाती है, जैसे ये प्लांट सेल है, पूरा का पूरा अगर न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, जब बाद में लास्ट में जब न्यूक्लियस के डिवीज़न के बाद जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर के रेमेनेंट्स जो होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रेगमोब्लास्ट। ये हम आगे बताएंगे। इसके रिमेनिंग पार्ट पे कैल्शियम पेक्टेट, जो गोल्जी बॉडी होती है, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि गोल्जी बॉडी सिक्रीशन और ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये सब का फॉर्मेशन करते हैं। गोल्जी बॉडी सेल प्लेट या हम कह सकते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो जब प्लांट सेल में सेल डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है, सॉरी न्यूक्लियर डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है, तो स्पिंडल फाइबर के रिमेनिंग पार्ट जो बचते हैं उसी के ऊपर गोल्जी बॉडी क्या ऐड करने लगता है, कैल्शियम पेक्टेट या फिर मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। और ये जो, तो यहाँ से सेल प्लेट बनने की शुरुआत होती है और सेल प्लेट सेंटर से बाहर की तरफ बनता है, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ बनता है, ठीक है। सेंटर से किधर बनता है, पेरीफेरी की तरफ बनता है। तो सेंटर से बनना स्टार्ट हुआ, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। इतनी चीज़ हमें यहाँ से समझ में आ गई, क्योंकि अभी ये चीज़ आप एकदम दिमाग में रखिएगा कि माइटोसिस, मियोसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में क्या क्या अंतर है। तो ये कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर का डिवीज़न, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। एनिमल में सेल फरो, प्लांट्स में सेल प्लेट, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। आइए हम लोग इस स्टेज को समझते हैं। मान लीजिए हमने एक सेल बना दिया, ठीक है, एक सेल बनाया, ओके। एक डिवाइडिंग फेज जो है, जो डिवाइडिंग फेज है एम फेज, इसको हमने बना दिया, दिस इज द एम फेज। इसके बाद एम फेज के बाद ये पूरा का पूरा है G1 फेज, ये है हमारा छोटा सा S फेज और ये है हमारा G2 फेज। अब देखिए इसमें G1 फेज भी 11 आवर्स का होता है। कितना होता है, 11 आवर्स का। S फेज कितना होता है, 4 आवर्स का होता है, ठीक है। और ये कितना होता है, 8 आवर्स का होता है G2 फेज। इसमें भी सबसे छोटा क्या होता है, S फेज होता है। अब आप यहाँ से इसको ध्यान से समझना है। G1 का मतलब होता है गैप 1, इसको हम लोग कहते हैं गैप 1। S स्टैंड फॉर सिंथेसिस प्रोसेस, सिंथेसिस, ठीक है। और G2 स्टैंड फॉर द गैप 2। देखिए सेल डिवीज़न एक साइक्लिक प्रोसेस है। सेल डिवीज़न कैसी प्रोसेस है, सेल साइकिल जो एक साइक्लिक प्रोसेस है। आप गैप 1, इसको हम G1 को हम ऐसे कहेंगे,
इट इज़ द स्टेज, या हम कह सकते हैं गैप बिटवीन एम, मान लीजिए माइटोटिक हो गया, ठीक है, या मियोसिस हो गया, कुछ भी हो गया, इट इज़ अ गैप बिटवीन एम एंड एस फेज। आप इस तरीके से साइकिल ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो ये है पूरा, इसको हम इस तरीके से कहेंगे, इट इज़ गैप बिटवीन एम फेज एंड एस फेज। चलिए एस फेज को हम कैसे कहेंगे, गैप बिटवीन G1 फेज एंड G2 फेज। और G2 को हम कैसे कहेंगे, दिस इज़ द गैप बिटवीन एस फेज एंड एम फेज, ऐसे कहेंगे। एम को हम कैसे कहेंगे, दिस इज गैप बिटवीन G2 एंड G1। G1 एंड G2 नहीं कह सकते, G2 एंड G1, ओके। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसको आपको ऐसे समझना है। एम कितने का होता है, केवल 1 घंटे का होता है, आप इसको ऐसे बना दीजिए, ये केवल 1 आवर का होता है। बाकी टोटल ये क्या है, 23 घंटे का क्या है, इंटरफेज है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें होता क्या है, G1 फेज में होता क्या है। मान लीजिए हमारी एक सेल है, यहाँ पे हमारे पास एक सेल है और इस सेल को डिवाइड करना है। अब इस सेल को डिवाइड करना है तो ये सेल साइकिल में एंटर करेगी। सेल साइकिल में जब एंटर करेगी ये सेल, तो ये पहले आएगी G1 फेज में। G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज में, अब ये ध्यान देना है आपको कि मान लीजिए ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। 2 सेट का मतलब ये है 2n, एक सेट में 23 और दूसरे सेट में 23, ठीक है। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि 23 सेट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। एक सेट में 1 से लेके 23 तक और दूसरे सेट में 1 से लेके 23 तक। हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, एक्सेप्ट द XY अगर मेल है तो उसको छोड़ के, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम है और 46 क्रोमोसोम को अगर डिवाइड करके, या हम कह सकते हैं सेल को डिवाइड करके फिर से हमें 46 क्रोमोसोम बनाना है, या हम यहाँ पे 2 सेल बनाना है, तो दोनों सेल में 46 और 46 क्रोमोसोम आएगा अगर माइटोसिस हो रहा है तो। सेल डिवीज़न करने के लिए, सेल डिवीज़न का मतलब क्या है कि सेल डिवाइड कर रही है, नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वहाँ पे DNA का जो कंटेंट है, हम मोस्ट ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, DNA का जो कंटेंट है वो कितना होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। मतलब क्रोमोसोम के नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर ये सेल मतलब सेल जब डिवीज़न करेगी तो पहले G1 फेज़ में, फिर उसके बाद कहाँ आएगी, S फेज़। S फेज़ में क्या हो जाता है, DNA रेप्लिकेशन होता है। अच्छा, DNA रेप्लिकेशन की ज़रूरत क्यों है, DNA को रेप्लिकेट क्यों करना है। DNA रेप्लिकेट करने की, जैसे आप सपोज़ करिए कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक सेल है, उसके पास 46 क्रोमोसोम है, 2 सेल बनाना है, तो दोनों सेल में जो DNA का नंबर है और जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ताकि पूरी जाए। अगर सेल डिवाइड करी, DNA रेप्लिकेट नहीं किया तो इन्फॉर्मेशन आधी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 23 चला जाएगा, यहाँ पे 23 चला जाएगा, ठीक है। ये हम लोग मियोसिस में पढ़ेंगे, लेकिन हालांकि मैं मोस्ट ऑफ सेल्स के लिए बात कर रही हूँ। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन अगले सेल में जाए, इसके लिए सेल के DNA को रेप्लिकेट करना पड़ता है। अब जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई स्टूडेंट है, उसको हमें एक इन्फॉर्मेशन देनी है, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन, उसे 2 स्टूडेंट में डिवाइड करना है, तो क्या मैं उस पेज को, या जिस पेज पे वो इन्फॉर्मेशन, उस पेज को फाड़ के मैं दूंगी दोनों स्टूडेंट को? नहीं, हम क्या करेंगे, उसकी 2 कॉपी, सेम उसी इन्फॉर्मेशन की 2 कॉपी लेंगे और उन दोनों स्टूडेंट को दे देंगे एक कॉपी। क्योंकि अगर हमने फाड़ के दिया तो इन्फॉर्मेशन क्या होगा, बताइए, हाफ जाएगी। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन पूरी जाए, इसके लिए हमने क्या किया, उसकी कॉपी बनाई, उसको रेप्लिकेट किया। तो सेम इसी तरीके से सेल डिवाइड करेगी तो सेल डिवीज़न के दौरान DNA का रेप्लिकेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। DNA अगर रेप्लिकेट नहीं करेगा तो जो अगली सेल्स बनेंगी उनमें इन्फॉर्मेशन हाफ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, इसको हमें, ये चीज़ हमें समझ में आ गया। तो अब DNA रेप्लिकेट अगर कर रहा है, यहाँ पे S फेज़ में करेगा, DNA का रेप्लिकेशन S फेज़ में होगा। DNA का रेप्लिकेशन के लिए जितनी भी इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, जैसे आप DNA पॉलीमरेज एंजाइम हो गया, ठीक है, जो DNA के रेप्लिकेशन के लिए जितनी इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स होंगी, लाइक DNA पॉलीमरेज, लाइगेज, DNA लाइगेज, ठीक है, टोपोआइसोमरेज, ये सारी प्रोटीन्स पहले ही सिंथेसाइज हो जाएंगी। वो कहाँ पे सिंथेसाइज होंगी, G1 में। तो देखिए, हम कहते हैं कि फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ DNA, तो फॉर DNA रेप्लिकेशन के लिए जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो कहाँ सिंथेसाइज हुई, G1 में। G1 में ऑर्गेनल, अब आपको पता है कि क्योंकि सेल डिवाइड करने जा रही है तो ऑर्गेनल्स भी डबल होने चाहिए। ऑर्गेनल्स अगर डबल होंगे तो ऑर्गेनल्स का भी डिवीज़न कहाँ होता है, G1 फेज में। लाइक आपके जो लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी, ये हैं, ये कहाँ पर डिवाइड करेंगे, G1 में, ठीक है।
केवल 2 ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो डिवाइड करते हैं G2 फेज में, उनका नाम है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, वो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो ऑर्गेनेल्स डिवाइड कहाँ करेंगे? जीवन में। ओके। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि डीएनए जीवन में क्या हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ढेर सारी प्रोटीन सिंथेसाइज होंगी, आरएनए की सिंथेसिस होगी, क्योंकि आगे चल के डीएनए को रेप्लिकेट करना है। और डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं वो कहाँ पे बनेंगी? जीवन फेज में। ओके, दिस इज एस में क्या होने जा रहा है, इसमें ध्यान से समझना है। एस फेज में क्या होने जा रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? डीएनए बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए वो यहाँ पे बन चुकी हैं। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ और क्या रेप्लिकेट करता है? हिस्टोन प्रोटीन का भी, क्योंकि डीएनए जब बढ़ रहा है आगे उसको क्रोमोसोम में अगर ऑर्गेनाइज्ड करना है तो वहाँ पे हमें हिस्टोन प्रोटीन भी चाहिए, क्योंकि डीएनए अगर रेप्लिकेट कर रहा है तो हिस्टोन प्रोटीन को भी बढ़ाना ज़रूरी है। तो एस फेज में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन बनता है, रेप्लिकेट करता है। इसके अलावा अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है एस फेज में। G2 फेज में क्या होने जा रहा है? G2 फेज में हमने बताया 2 सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स का रेप्लिकेशन होगा, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ओके, इसके अलावा अब हमारी सेल एक्चुअली डिवाइड करने जा रही है, और सेल डिवीजन के लिए सबसे पहली चीज़, सेल डिवाइड करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए। ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ा था हमने। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ बनेगी, तो वो G2 में बनेगी, क्योंकि G2 के बाद एक्चुअली में सेल डिवाइड करने जा रही है। स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए हमें ट्यूबुलिन प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि डीएनए पॉलीमरेज कहाँ बना, तो आप बता सकते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ बना, तो वो G2 फेज में। अब एम फेज के बाद आपका आता है प्रोफेज, एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और उसके बाद पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस के बाद फिर क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में इस तरीके से डिवाइड करेगा और प्लांट सेल में इस तरीके से डिवाइड करेगा। तो चलिए देखिए, हम बहुत ही मतलब ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी होने जा रहा है। जीवन में क्या होगा? ऑल proteins required for DNA replication। अब प्रोटीन आपको याद होनी चाहिए। प्रोटीन क्या हो सकता है? डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए लाइगेजेस है, आइसोमरेजेस है, हेलिकेजेस है। हेलिकेज भी आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एसएसबी है, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स हैं। तो ये सारी प्रोटीन कहाँ डिवाइड बनने जा रही हैं? जीवन में। उसके बाद ऑर्गेनल्स डुप्लीकेशन। ऑर्गेनल्स डुप्लीकेशन में एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। चलिए देखिए, एस फेज गैप किसके बीच में है? G1 और G2 के बीच में है, ये हमें पता है। एस फेज में क्या होने जा रहा है? सिंथेसिस फेज हम इसको कहेंगे। ये 2 चीज़ होने जा रही है। अगर हम एनिमल से ले लें, इन न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट है, और इन साइटोसॉल। न्यूक्लियस में किसका रेप्लिकेशन होगा? डीएनए रेप्लिकेशन और हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होने जा रहा है। जबकि अगर प्लांट सेल है तो सेंट्रियोल तो होगा नहीं, ठीक है। एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहाँ होता है? साइटोसॉल में होता है। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहाँ होगा? साइटोसॉल में होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता हो गई। G2 में क्या होने जा रहा है? G2 में बताइए मुझे क्या होने जा रहा है? ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ पे बनेगी। और इसके अलावा और क्या? 2 सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर, मतलब इनका डुप्लीकेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का। इसके अलावा ढेर सारे mRNA और प्रोटीन्स बनेंगे। दैट इज़ फॉर द हम कह सकते हैं किसके लिए? जो आगे हमारा एम फेज़ है, एम फेज़ में हम कह सकते हैं जो एम फेज़ के लिए इम्पॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब माइटोटिक फेज़ या एक्चुअल सेल डिवीज़न फेज़ है, उसके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं वो कहाँ पे बनेंगी? G2 फेज़ में बनेंगी। ओके, तो यहाँ तक बात अभी आपको समझ में आ गई कि इंटरफेज़ में क्या क्या चेंजेस